आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से भारत के इतिहास लिखा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक नाम जो शायद दुनिया के सबसे हम्बल और विजनरी लीडर्स में गिना जाता है। एक इकोनॉमिस्ट, एक लीडर और एक इंसान जिन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही नहीं बल्कि भारत देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। बट सैडली 26 दिसंबर की रात 9:51 पर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनका देहांत हो जाता है। बट आज इस वीडियो में उनकी कोई कंट्रोवर्सीज या पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, बल्कि आज बात करूंगा कि क्यों मनमोहन सिंह भारत के लिए इम्पोर्टेंट थे और कैसे उन्होंने 1991 में इंडिया को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया। आज आप जिस इंडिया को देखते हो उसका एक क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी जाता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत बहुत ड्रामेटिक थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो तब के अनडिवाइडेड पंजाब में था और आज पाकिस्तान के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है। 26 सितंबर 1932 को एक सिख परिवार में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ, लेकिन जब वो सिर्फ 11 साल के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया। उनके जीवन में उनकी दादी जमुना देवी ने मां का रोल निभाया और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। पार्टीशन के समय उनका परिवार घर छोड़कर हिंदुस्तान आ गए, लेकिन इस माइग्रेशन के उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने देखा कि कैसे एक देश टूटकर अलग अलग टुकड़ों में बट गया और इस दर्द ने शायद उनकी नेशनलिज्म और पॉलिसी मेकिंग को डीपली इन्फ्लुएंस किया। उनकी प्राइमरी एजुकेशन एक उर्दू मीडियम स्कूल से हुई। ये वही स्कूल है जिसका नाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बदलकर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट स्कूल रखा। उनकी लेगेसी को सम्मान देते हुए फिर हिंदू कॉलेज अमृतसर से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया और 1972 में वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने। इस पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने नए आइडियाज़ और बोल्ड रिफॉर्म्स के ज़रिए भारत की इकोनॉमी को एक नया डायरेक्शन दिया। फिर 1991 का वक्त आया जो भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे मुश्किल और सबसे क्रिटिकल दौर था। देश एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा था। भारत के पास इतना भी फॉरेन रिजर्व नहीं था कि हम 2 हफ्तों का इंपोर्ट भी कर सके और इसके चलते हमें सोना गिरवी रखना पड़ा IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन्स लेने के लिए। इस बैकड्रॉप में PV नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा उस समय के सिचुएशन पर नजर डालते हैं। 1991 के समय हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग खत्म हो चुका था। सिर्फ 10-15 दिन का ऑयल इंपोर्ट करने लायक डॉलर बचा था। मतलब एक ऐसा देश जो आज ग्लोबल पावर हाउस बनने का सपना देखता है, उस समय अपने रोजाना के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहा था। इन्फ्लेशन ऊंचाई पर थी और फिस्कल डेफिसिट देश की इकोनॉमी के लिए एक बोझ बन चुका था। इस पूरे संकट के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने। नरसिम्हा राव जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक विजन रखा और डॉक्टर सिंह को अपना साथी बनाया। ये दोनों मिलकर एक ऐसे भारत की नींव रखने वाले थे जो दुनिया के इकोनॉमिक मैप पर अपनी जगह बनाएंगे। उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स के जरिए एक नई भारत की बुनियाद रखी। बहुत लोग आज भी डिबेट करते हैं कि ये रिफॉर्म्स IMF के प्रेशर्स में लाए गए, ये देश की ज़रूरत के लिए। लेकिन एक बात साफ है, अगर ये रिफॉर्म्स सफल नहीं होते तो हम दोबारा पुरानी पॉलिसीज पर लौट जाते हैं। ये वही रिफॉर्म्स थे जो आज के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के ड्रीम्स को पॉसिबल बनाता है। भारत की इकोनॉमी उस वक्त प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के हाथों में थी। हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। लाइसेंस राज एक ऐसा सिस्टम था जो नए बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को दबा देती थी। अगर आपको एक सिंपल प्रोडक्ट बनाने का आइडिया भी आया तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था और कभी कभी ये लाइसेंस सालों तक नहीं मिलता था। जब डॉक्टर सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने
तो उन्होंने सबसे पहले एक ऐसी पॉलिसी बनाई जो उन्होंने खुद भी कहा था कि ये बहुत मुश्किल होने वाली है। 24 जुलाई 1991 एक ऐसी डेट थी जो भारत के इतिहास में एक नए चैप्टर का आरंभ करती है। उस दिन डॉक्टर सिंह ने अपना पहला बजट प्रेजेंट किया, जब डॉक्टर सिंह ने पार्लियामेंट में कहा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन नहीं कही थी, बल्कि एक सपना दिखाया था कि भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा। उस समय उन्होंने लाइसेंस राज को तोड़ दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंपटीशन का सामना करने का मौका दिया। 1991 से 1996 तक उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भारत को एक नए पाथ पर डाल दिया। उनके एफर्ट्स के लिए उन्होंने 1993 में यूरो मनी का फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ये उनकी पॉलिसीज का प्रमाण था जो सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में सराही गई। 1998 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑपोजिशन लीडर्स का रोल संभाला। उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को भी एक इकोनॉमिस्ट और विजनरी के रूप में इंस्पायर किया। 2004 में जब यूपीए पावर में आई तो उन्हें देश का 13th प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उनका पीएम टेन्योर 2004 से 2014 तक रहा, जो कंट्रोवर्सीज और अचीवमेंट से भरा था। यूपीए 1 के दौरान उन्होंने मनरेगा जैसी स्कीम्स लाए, जिसमें आज तक 50 मिलियन लोगों को काम मिला है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का अधिकार दिया गया। उनके प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। बैरक ओबामा ने अपने मेमोर में लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक वाइज एंड वार्म लीडर थे। उनका भारत यूएस न्यूक्लियर डील को पास करवाना एक मास्टर स्ट्रोक था, जो देश की एनर्जी पॉलिसीज के लिए एक माइलस्टोन बना। लेकिन उनका टेन्योर कंट्रोवर्सी से भी बचा नहीं था। कोalition गवर्नमेंट की मजबूरियों के कारण उन्हें साइलेंस का सिंबल माना गया, लेकिन जहां ज़रूरत होती वहां उनका एक इम्पैक्टफुल और बोल्ड स्टेटमेंट भी सुनने को मिलता था। उनका सिंप्लिसिटी और इंटेग्रिटी के साथ जीवन जीना एक मिसाल है। उन्होंने हमेशा कहा कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर नहीं होता, बल्कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। भारत के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी, वो हर भारतीय के लिए गर्व का कारण है। उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला, चाहे वो सऊदी अरेबिया का ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज हो या जापान का ऑर्डर ऑफ द पालोनिया फ्लावर्स। भारत में उन्हें 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज जब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी को पलट कर देखते हैं तो एक बात साफ होती है, उन्होंने शब्दों से नहीं, अपने काम से अपने क्रिटिक्स का जवाब दिया है। आज हम भारत की जीडीपी को टॉप इकोनॉमीज में देखते हैं, आईटी सेक्टर में हम दुनिया के लीडर्स हैं, लेकिन क्या ये सब पॉसिबल होता अगर 1991 के रिफॉर्म्स ना लाए जाते? आज जब हम उनको याद करते हैं तो एक सिंपल सी लाइन याद आती है जो उन्होंने कही थी, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or the or for that matter the opposition parties in parliament. हाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह, इतिहास आपके प्रति दयालु होगा, क्योंकि आपने एक ऐसे भारत का सपना देखा और उसे साकार किया जो हर भारतीय के लिए गर्व का कारण बन सका। सर, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।